बने रहते हैं पेपर में भी। ये लास्ट क्लास में हमने किया था प्री ऑपरेशनल स्टेज जीन पियाजे 2 से 7 वर्ष की अवस्था, जिसमें सैकड़ों बातें हमने डिस्कस की थी, एनिमल्स, ईगो सेंट्रिज्म, 3 माउंटेन एक्सपेरिमेंट, इरिवर्सिबिलिटी, है ना। आते हैं यहाँ और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आफ्टर गेटिंग आउट इन द गेम ड्यू टू द रोप गेटिंग स्टक इन हर लेग, जंपिंग आरू सेज दैट द रोप डेलिबरेटली गॉट हर आउट। डेलिबरेटली मतलब रस्सी ने अपने आप उसको आउट कराया है। वो रस्सी कूदने का खेल जो है खेल रही थी, एक बच्ची है आरू, और वो रस्सी उसके पैर में उलझ गई और वो गिर गई। ऐसा कई बार रस्सी जो स्किपिंग रोप होती है उसमें होता है हम लोगों से, है ना। लेकिन आरू ने क्या कहा, इस रस्सी ने मुझे आउट कराया है, जानबूझ करके ये मेरे पैर में अटक गई। अब रस्सी कोई सजीव चीज तो है नहीं, लिविंग थिंग थोड़ी, ये रस्सी जो है, रोप कोई लिविंग थिंग नहीं है। अब वो जब पैर में अटक गई तो ये क्या है, ये एक नेचुरल प्रोसेस थी या वॉट एवर। रस्सी ने तो खुद से नहीं किया ये काम कि पैर में अटक गई आरू के और आरू आउट हो जाए ताकि, है ना। रस्सी तो निर्जीव है, नॉन लिविंग है। लेकिन आरू को क्या लगता है कि रस्सी जो है वो सजीव है, लिविंग है, ठीक है ना। एट वॉट स्टेज ऑफ जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन लाइक दिस। भाई किस स्टेज पे पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की किस स्टेज पे बच्चे जो है इस तरह का रीजन देते हैं, इस तरह का कारण बताते हैं किसी चीज का, है ना। इस कॉज का इफेक्ट, इस इफेक्ट का कॉज बता रही है बच्ची। रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद आरू कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं, आपको ये बताना है। फटाक से बताइए। वो हो जाएंगे शालू, अभी पढ़ते तो रहो। पहले ही दिन कोई भी रेसिंग की बात नहीं करता है। जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे होते हैं तो, या साइकिल चलाना सीख रहे होते हैं तो पहले दिन स्टंट की बात नहीं होती है। तो ये वैसा ही है, जब आप थियरी पढ़ रहे हैं तो ये मत सोचिए कि सारे प्रीवियस ईयर सारे नए क्वेश्चन एकदम से सॉल्व होने लगेंगे। अभी तो समझ बना रहे हैं आप, है ना। तो ये किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं कि रस्सी ने मुझे आउट कराया है। सेंसरी मोटर में तो अभी तर्क की कोई बात ही नहीं है, जन्म से 2 में ऐसा कोई रीजन नहीं देता बच्चा। प्री ऑपरेशनल स्टेज है 2 से 7 वर्ष, और उसमें भी ये एनिमिज्म है। क्या है ये, निर्जीव सजीववाद है कि बच्चे को निर्जीव चीज भी सजीव लगती है। उसको लगता है अगर टेबल से उसको चोट लगी है तो टेबल के 2 थप्पड़ लगाओ, चींटी मर गई वाला उदाहरण याद कीजिए तो सब ठीक हो जाएगा, कि टेबल मेरे बच्चे को चोट लगाएगी। तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में इस तरह का तर्क बच्चे देते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज अभी हम पढ़ेंगे 7 से 11 और 11 से 15 या 11 एंड अबव जिसको कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल, वो भी अभी हम पढ़ेंगे। तो ये क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इस तरह के बहुत बार सवाल पूछे जा सकते हैं कि निर्जीव को सजीव समझ रहा है बच्चा, है ना। प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट 2 to 7 ईयर्स के बीच में, और सिंबॉलिक थॉट इसके अंदर आता है। सिंबल्स के माध्यम से बच्चा सीखने लगता है, चाहे वो ABCD सिंबल हो, चाहे वो हैरी पॉटर की झाड़ू को एक सिंबल की तरह यूज करना हो, उड़ने के, है ना, घोड़ा हो, ठीक है। चलिए खैर आते हैं, ये रिवर्सिबिलिटी का उदाहरण है। अभी अगर हम बात करेंगे, ये कंजर्वेशन का उदाहरण है, अभी इसमें बात करने वाले हैं हम लोग, है ना। चलिए, दीक्षा कह रही हैं कि आप आराम कीजिए, कल क्लास लीजिएगा। नहीं, ये तो चलता रहेगा, बहुत सारे इंतज़ाम मैंने किए हुए हैं। मैं काढ़ा ले रही हूँ, आज नेबुलाइज़र नाम की एक चीज़ होती है तो वो मैंने इस्तेमाल की, और जो भी चाय वाय तो हम लोग जितना पी सकते हैं कोल्ड में करते ही हैं हम लोग, अदरक वाला ये वो। और कल क्लास लूँगी, कल नहीं ले पाऊँगी भाई, कल तो आपका जो है MWF में होती है ना क्लास, और दूसरा मुझे अपने ब्रदर के साथ फिर से जो है डॉक्टर के पास जाना है, उसको अभी दिक्कत बरकरार है। तो चलिए देखिए, अगर हम बात करते हैं, ये माउंटेन एक्सपेरिमेंट है, ईगोसेंट्रिज्म को टेस्ट करने के लिए किया गया था। थैंक यू कृष्णा। चलिए, अगर हम देखते हैं यहाँ पे, देखेंगे अलका, इधर उधर की बातें नहीं करनी, यहाँ जाओ। अब यहाँ पे ये 3 माउंटेन एक्सपेरिमेंट था कि 3 माउंटेन थे, और एक डॉल है किसी बच्चे की जिसका नाम डॉली है, और एक बच्ची है इधर, मान लीजिए इसका नाम पिंकी है। और पिंकी, अब कोई पूछ रहा है इनसे, टीचर है मान लीजिए, कि बताओ पिंकी डॉली को कैसा दिख रहा होगा। तो यदि डॉली नहीं बता पाई कि कैसा दिख रहा होगा, बल्कि डॉली ने वही बताया, मतलब पिंकी ने वही बताया जो उसको दिख रहा है खुद को, जबकि दूसरे पर्सपेक्टिव से अगर 2 लोग अलग अलग जगह पे खड़े हैं तो 2 अलग नजरिए से दिख रही होंगी चीजें। सेम माउंटेन थोड़ी दिखेगा, माउंटेन का दूसरा पक्ष उधर दिखेगा, जो डॉली को दिख रहा है, इधर पिंकी को कुछ और दिख रहा होगा। लेकिन पिंकी अगर 2 से 7 वर्ष के बीच में है तो पिंकी कहेगी नहीं, जो मुझे दिख रहा है वही इसको डॉली को भी दिख रहा होगा। अगर ये पिंकी सही बता पाती है कि डॉली को कुछ और ये दिख रहा होगा मान लो, तो इसका मतलब वो 7 से 11 में आ चुकी है।
7 से 11 में आ चुकी है। ठीक है, ठीक है जी, अदरक लगा के खा लेंगे, नमक चीनी वॉटेवर जो आप कहें। अब आते हैं थर्ड स्टेज पे, कॉन्क्रीट। इसका मतलब ईगो सेंट्रिक है, अगर दूसरे के पर्सपेक्टिव से बच्चा नहीं देख पा रहा है तो। क्लियर है बात। आते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ये 2 स्टेजेस हैं, आज पियाजे की थियरी भगवान ने चाहा तो खत्म कर देंगे। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, संक्रियात्मक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कॉन्क्रीट का मतलब है मूर्त, जिन चीज़ों को हम टच और फील कर पाएं उनको हम कॉन्क्रीट कहते हैं। तो कॉन्क्रीट मतलब मूर्त, ऑपरेशनल मतलब संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष। ठीक है जी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। लॉजिकल थॉट बिगिंस। इस स्टेज में क्या होता है, लॉजिकल थॉट, तर्क आना शुरू हो जाता है बच्चे में, तर्कात्मक चिंतन वो शुरू कर देता है। तर्कात्मक चिंतन की शुरुआत, तर्कात्मक चिंतन की शुरुआत, चिंतन की शुरुआत, तर्कात्मक चिंतन की शुरुआत हो जाती है इस अवस्था में। बात सही है या नहीं, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में यदि हो रही है तो आप मुझे बता देते हैं, बता सकते हैं मतलब, और अगर नहीं हो रही है तो भी आप मुझे बता देंगे तो आसानी रहेगी। मतलब लॉजिकल थॉट आपको बताया था, ऑपरेशनल का मतलब क्या है, लॉजिक से है। जब वो प्री ऑपरेशनल था इसका मतलब लॉजिक के पहले की अवस्था की बात हो रही थी। अब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है तो मतलब लॉजिक आने के बाद, वो प्री ऑपरेशनल था, प्री के बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आता है, मतलब लॉजिक आ चुका है बच्चे में, तर्क आ चुका है। उससे पहले इलॉजिकल थॉट है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग जो थी, यानी लॉजिक नहीं है उसके थॉट में, बस 2 अनरिलेटेड इवेंट्स को जोड़ के बता दे रहा है कि पापा आए तो बिजली भी आ गई, मेरी बॉल जो है गोल है और चंदा मामा भी गोल हैं तो चंदा मामा मेरी बॉल के जैसे हैं। ये इलॉजिकल थॉट है, 2 अनरिलेटेड इवेंट्स को जोड़ के बता दिया। ये ट्रांसडक्टिव रीजनिंग है, प्री ऑपरेशनल में आती है क्योंकि लॉजिक नहीं आया अभी। अब लॉजिक यहां आ चुका है। ठीक है आकांक्षा, लॉजिक यहां आ चुका है, धन्यवाद। लॉजिकल थॉट बिगिंस, तर्कात्मक चिंतन आ जाता है यहां पे। अब तर्क किस प्रकार का आता है, पहले हमें 2 चीजें समझनी है, जैसा कि इस स्टेज का नाम है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ऑपरेशनल स्टेज। एक तो नाम को अगर हम अच्छे से समझ लेंगे तो आधी समस्याएं तुम्हारी वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष। अगर हम बात करते हैं, कॉन्क्रीट का मतलब मूर्त होता है, ऑपरेशनल का मतलब है संक्रियात्मक या औपचारिक कह देते हैं, संक्रियात्मक ही कहते हैं, संक्रियात्मक जिसका मतलब दूसरा है लॉजिक से, ऑपरेशनल मतलब लॉजिक आ चुका है। ठीक, देखिए 2 शब्द होते हैं, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट जिसको हम अमूर्त कहते हैं, क्या कहते हैं, अमूर्त कहते हैं, कि आपको आगे इस थियरी में पूरी तरह से काम आएगा। और दूसरा होता है कॉन्क्रीट जिसको हम मूर्त कहते हैं, क्या कहते हैं, मूर्त कहते हैं। बात सही है, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट की बात होती है। देखिए कॉन्क्रीट वो चीज जिसको आप टच और फील कर पाए, टच तो एटलीस्ट कर पाए, जिसको आप टच एंड फील बोथ कर सकते हैं। जैसे ये पेन है, इसको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ये माइक है, मैं टच कर सकती हूँ, फील कर सकती हूँ, हाँ ये माइक है मेरे हाथ में, है ना। फोन आप चला रहे होंगे, इस टाइम स्क्रीन पे होंगे, उस स्क्रीन पे आप टच कर सकते हैं। ठीक है, मुझे आप देख पा रहे हैं। अब मैं पूरी तरह से मूर्त नहीं हूं कि आप चाहें तो ऐसे मुझे परेशान कर दें स्क्रीन में से, ऐसे हाथ पकड़ लें कि नहीं मैम अभी रुक जाओ, अभी हमने लिखा नहीं है, पूरा हुआ नहीं है हमारा, है ना। तो ये तो आप कर नहीं पाएंगे। तो मैं उतनी कॉन्क्रीट नहीं हूं, लेकिन हाँ कॉन्क्रीट हूं कुछ हद तक। ऐसा नहीं है कि मैं विचारों में हूं आपके, मैं एग्जिस्ट करती हूँ दुनिया में, है ना। आप मुझे कभी मिलेंगे तो आप सामने बिल्कुल मूर्त रूप में मुझे देख पाएंगे। अभी भी कुछ हद तक कॉन्क्रीट रूप में आप देख पा रहे हैं क्योंकि मेरी शक्ल देख पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्क्रीट क्या है, जिसको आप टच और फील कर पाए। ये एसी का रिमोट है, ये पानी की बॉटल है, ये सब कॉन्क्रीट चीजें हैं जिनको टच और फील किया जा सकता है। ठीक है ना, कर सकते हो दुर्गा। तो जिनको टच और फील किया जा सकता है, ये है आपकी 2 चीजें जिसको टच और फील किया जा सकता है, कॉन्क्रीट चीजें। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट चीजों की, जो हमारी इमेजिनेशन में है या जो आइडियाज में है, अगर मैं कहूं जिनको टच करना जरूरी नहीं संभव हो, या तो इमेजिनेशन, और इमेजिनेशन का मतलब ये नहीं है कि इमेजिनेशन के बाहर नहीं हो सकती हैं, कल्पना शक्ति के बाहर भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई ये लाला लैंड है, यानी कोई इमेजिनरी दुनिया ही है एब्स्ट्रैक्ट उसको कहते हैं, नहीं। ये इमेजिनेशन में भी हो सकते हैं या आइडियाज हो सकते हैं। अमूर्त मतलब जिसको टच करना जरूरी नहीं है संभव हो। जैसे मैं कहूं बिटकॉइन, बिटकॉइन आज तक रखा है किसी के हाथ पे बिटकॉइन? नहीं। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं 10 रुपए का नोट या 10 रुपए का सिक्का,
तो वो प्रॉपर एक कॉइन है, वो हार्ड करेंसी है जिसको आप टच और फील कर सकते हो। तो वो 10 रुपए का नोट या 10 रुपए का सिक्का क्या है? कॉन्क्रीट है। 10 रुपीज कॉइन क्या है? कॉन्क्रीट है, जिसको टच और फील किया जा सकता है, मूर्त है अवस्था उसकी, मूर्ति रूप में। जैसे हम ईश्वर की बात करते हैं तो हमने कहा कि निर्गुण और सगुण वाला जो है एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए कि निर्गुण जो है, दो धारा होती थी बचपन में, आपने पढ़ी होंगी कभी ना कभी, कि एक सगुण भक्ति होती है जिसमें आप मूर्ति के रूप में ईश्वर की पूजा करते हैं। तो आपने कहा ये श्री कृष्ण की मूर्ति है, ये शंकर भगवान की मूर्ति है, ये माँ सरस्वती की मूर्ति है ना। ये कॉन्क्रीट रूप हो गया एक तरह से। अमूर्त क्या है? निर्गुण वाले, कि वो आकार मान ही नहीं रहे, वो ईश्वर कोई मूर्ति में बैठा है ये वो मान ही नहीं रहे। जैसे एयर है, तो एयर आप हाथ में थोड़ी ना भर के आप कह सकते हो इसको टच कर लो, तो वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हो गया एक तरह का। अमूर्त मतलब जो सामने नहीं है उसके बारे में भी सोच पाना, जो आइडियाज में है। जैसे लव, अब लव कोई थाली में थोड़ी ला सकता है, लेकिन थाली में आप किसी को खाना दे सकते हैं प्यार से परोस के, कोई आपको खाना दे सकता है प्यार से परोस के। लव लैंग्वेज हो गई एक तरह की, है ना। तो प्यार कोई ऐसी चीज थोड़ी हथेली पर रख के घूमोगे, लो 250 ग्राम लव, नहीं, कॉन्क्रीट नहीं है वो, एब्स्ट्रैक्ट है। उसके एक्शंस कॉन्क्रीट फॉर्म में आपको दिख सकते हैं, लेकिन लव इज एन एब्स्ट्रैक्ट इमोशन, अगर मैं कहूं साकार और निराकार, एग्जैक्टली तो कॉन्क्रीट साकार जैसा है कि जो दिख सके सामने, वो कॉन्क्रीट है, जिसको टच फील किया जा सके, जो फील हो, इमेजिनेशंस में हो, फीलिंग में हो, है ना, आइडियाज में हो, वो एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है। बिटकॉइन अमूर्त, हार्ड करेंसी नोट मूर्त। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब अभी कॉन्क्रीट ऑपरेशन में क्या है? कॉन्क्रीट चीजों के प्रति लॉजिक आता है। ऐसी चीजें जो बहुत फिजिक्स के ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इमेजिनेशन में है, फीलिंग में है, कोई थियरम है, वो अभी नहीं आए हैं बच्चे में, 7 से 11 वर्ष का ही है, वो एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, उसमें आएंगे। अभी कैसा आया? कॉन्क्रीट लॉजिक आया है। कॉन्क्रीट लॉजिक आया, यानी जिन चीजों को बच्चा टच फील कर सकता है उनके प्रति लॉजिक आ जाता है इस स्टेज में। तो लॉजिक बिगिंस, यानी सबसे पहले जो है लॉजिक इसी स्टेज में आता है। लॉजिक बच्चे में इसी स्टेज में आ जाता है, तर्क की शुरुआत आपकी हो जाती है। ठीक है, लॉजिक बिगिंस या तर्क की शुरुआत हो जाती है। इतनी बात तो क्लियर है। तो अगर मैं देखूं तर्क की शुरुआत या लॉजिक की शुरुआत की जब मैं बात कर रही हूं, तो मैं कहूंगी क्या कि जो तर्क है, कैसा तर्क आता है? देखिए, 2 प्रकार के तर्क होते हैं आमतौर पे, इंडक्टिव रीजनिंग या इंडक्टिव लॉजिक, इंडक्टिव लॉजिक और डिडक्टिव लॉजिक। ये इंडक्टिव डिडक्टिव पे चर्चा अलग से करेंगे। अभी आप ये मान लीजिए, ये फॉर्मल ऑपरेशनल के समय पे हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे इंडक्टिव लॉजिक आता है, डिडक्टिव नहीं आता है। कर सकते हो दीपिका, डिडक्टिव नहीं आता है, फिर भी इस पर रिसर्च कर लेना थोड़ी। इंडक्टिव लॉजिक आ जाता है या इंडक्टिव रीजन आ जाता है, रीजनिंग भी आप इसको कह सकते हो, तर्क, तर्कणा कह देते हैं हम हिंदी में, कि निगमनात्मक नहीं, आगमनात्मक चिंतन, या निगमनात्मक कहते हैं उसको, हिंदी में देख लेना है। ये डिडक्टिव रीजनिंग होती है, निगमनात्मक चिंतन ये आगमनात्मक होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो है ना, आगमनात्मक चिंतन। फिर भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, आगमनात्मक चिंतन, अरे यार, आगमनात्मक चिंतन यानी इंडक्टिव रीजन। बात सही है? हाँ, एग्जैक्टली प्रियांशी। देखिएगा, तो ये आगमनात्मक चिंतन है। आगमनात्मक चिंतन क्या कहना चाहता है? यहां पे हम एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं, एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं, छोटे बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। यानी उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। बात सही है? उदाहरण से नियम की ओर, बहुत बढ़िया, थैंक यू करीना। देखिए, हाँ, तो एग्जाम्पल टू रूल बोले तो उदाहरण से नियम की ओर, मतलब क्या हुआ इस बात का कि आपने बच्चे को उदाहरण दिया कि अच्छा बताओ कि तुम्हारा फेवरेट प्लेस कौन सा है। बच्चे ने कहा आगरा, ताजमहल मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे तो छोले भटूरे बहुत पसंद है, फेवरेट डिश है मेरी। अच्छा, अपनी बेस्ट फ्रेंड का नाम बताओ। आपने कहा समीर, ठीक है, ठीक। तो ये क्या है कहानी? ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फिर आपने इन एग्जाम्पल्स से एक रूल बताया बच्चे को कि बेटा, नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग इज नोन एज, नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग इज नोन एज नाउन, पर्सन प्लेस
और थिंग इज नोन एज नाउन। ठीक है, डैश डैश डैश। मतलब पहले आपने एग्जाम्पल प्रस्तुत किया, फिर आप उदाहरण देते हैं। ठीक है श्वेता, हम ध्यान रखेंगे भाई, जो इंग्लिश में शब्द बोल रहे हैं उसकी हिंदी अनुवाद भी साथ साथ लेके चलें। वैसे मैं कोशिश पूरी करती हूँ, बट फिर भी आई ट्राई। ठीक है समरीन, आ जाइए। तो वेलकम है आप सभी का। तो लॉजिक शुरू हो गया बच्चे में। कैसा लॉजिक है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में 7 से 11 वर्ष में? ये इंडक्टिव लॉजिक आया, अभी डिडक्टिव नहीं आया। डिडक्टिव बाद में आएगा। 2 प्रकार के लॉजिक होते हैं, या मैं आम भाषा में कहूँ 2 प्रकार की रीजनिंग है। ऐसे तो हैं तो बहुत सारे प्रकार, ये मुख्य हैं जो आपके काम के हैं। कहा जाता है अरस्तु ने इनको दिया था, एरिस्टोटल ने, बट वो नन ऑफ योर बिजनेस टाइप की बात है कि आपके काम की उतनी चीज नहीं है इंडक्टिव। लेकिन हाँ, ये इंडक्टिव डिडक्टिव आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इंडक्टिव लॉजिक क्या है कि बच्चे ने बहुत सारे हरे रंग के तोते देखे उदाहरण के तौर पे, और एक नियम बनाया कि तोते हरे रंग के होते हैं। तो ये क्या है? एग्जाम्पल टू रूल जाना, एक डेफिनेशन पे जाना। पहले संज्ञा के उदाहरण बताया आपने, फिर बच्चे को डेफिनेशन बताई। डेफिनेशन क्या होता है? रूल होता है। डेफिनेशन इज रूल इन इटसेल्फ, मतलब नियम। तो उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं आप इंडक्टिव रीजनिंग में या इंडक्टिव लॉजिक में। बात सही है? उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं आप। कैसे? इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो। नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग हो गया इंडक्टिव लॉजिक, है ना। आगमनात्मक चिंतन, एग्जाम्पल टू रूल जाना, या फिर इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक टू जनरल जाना। स्पेसिफिक टू जनरल जाना, इसका उल्टा हो जाएगा जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल क्या होता है? जनरल होता है हमारा जो सामान्य चीज होती है, जैसे आपकी डेफिनेशन। एग्जाम्पल हमेशा, उदाहरण जो है वो विशिष्ट होता है। मैं इसको लिख देती हूँ पहले हिंदी में भी, परेशान हो जाएंगे कई लोग। विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना। एग्जाम्पल टू रूल जाना, उदाहरण से नियम की ओर जाना, सामान्य की ओर जाना, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना। बात सही है नहीं है? ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। अगर हम इसको ऐसे देखें, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाने को देखें, तो स्पेसिफिक क्या होता है? एग्जाम्पल हमेशा स्पेसिफिक होता है। कि आपने कहा हिमांशी जो है एक लड़की है, तो हिमांशी स्पेसिफिक है। यहां पे कराएंगे वंदना। हिमांशी क्या है? विशिष्ट है, एग्जाम्पल है। और अगर हम बात करें जनरल की, जनरल क्या है? हिमांशी एग्जाम्पल हो गई, यहां लिख देते हैं HS। ठीक है। जनरल सामान्य क्या है? ये रूल है। जनरल हमेशा रूल होता है कि लड़की जो है वो कोई भी लड़की हो सकती है। आपने संज्ञा का एक उदाहरण देते हुए हिमांशी का नाम लिया, दिल्ली का नाम लिया। रूल क्या है? कि वो नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग, किसी वस्तु स्थान या व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना? लिख जाएगी संजीत। ठीक है संजीत, मैं ध्यान रखूंगी। दोनों बेस्ट हैं अपनी जगह पे आकांक्षा। इंडक्टिव और डिडक्टिव, छोटी क्लासेस में इंडक्टिव कई बार ज्यादा काम आता है, कई बार आपको दोनों का मिक्सचर यूज करना पड़ता है। बड़ी क्लास में मैथ्स हुआ, ग्रामर हुआ, उनमें डिडक्टिव कई बार यूज होता है कि आपको पहले डेफिनेशन या नियम बता दिया, फॉर्मूला बता दिया, और फिर आपको उस तरह के क्वेश्चन समझाए जा रहे हैं। ठीक है ना। रूल क्या है? ये नाउन का एग्जाम्पल हो सकता है कि आपने नाउन का एग्जाम्पल पहले दिया और फिर क्या है, आपने बताया डेफिनेशन को। क्या है? डेफिनेशन को बताया आपने, यानी परिभाषा बाद में बताई। तो परिभाषा जनरल है, सबके लिए परिभाषा सेम ही है। अब उसमें कोई आग्रह होगा तो वो स्पेसिफिक एग्जाम्पल हो जाएगा, विशिष्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है ना। बहुत बढ़िया अमित। चलिए, इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? तो ये स्पेसिफिक टू जनरल जाता है, एग्जाम्पल टू रूल जाता है, उदाहरण से नियम की ओर इंडक्टिव लॉजिक, जो इस उम्र में आ जाता है 7 से 11 वर्ष की आयु में। कौन सा लॉजिक आता है? पहली बार लॉजिक कब आता है? तो पहली बार लॉजिक आता है आपका, पहली बार लॉजिक आता है आपका पियाजे की थियरी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट टाइम लॉजिक कम्स बिटवीन 7 to 11 ईयर्स ऑफ एज। 7 से 11 वर्ष की आयु में पहली बार लॉजिक आता है, उससे पहले लॉजिक नहीं है। तो पहली बार लॉजिक आता है, और वो कौन सा लॉजिक है, किस प्रकार का लॉजिक है? इंडक्टिव लॉजिक है, यानी आगमनात्मक तर्क है। आगमनात्मक तर्क है। बात सही है नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में यदि हो रही है तो आप हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो लॉजिकल थॉट बिगिंस, बच्चे में लॉजिक आने लग गया। रिवर्सिबल थॉट आ जाता है या रिवर्सिबल थिंकिंग आ जाती है, जिसको हम कहते हैं, रिवर्सिबल थिंकिंग को क्या कहते हैं हम? प्रतिवर्ती चिंतन कह लीजिए आप, है ना। एक और क्वालिटी है जिसको हम
रिवर्सिबल थॉट या प्रतिवर्ती चिंतन कह रहे हैं। एक मिनट रुकना यार, प्रतिवर्ती चिंतन, प्रतिवर्ती चिंतन, प्रतिवर्ती चिंतन, रिवर्सिबल थॉट। अब इसको समझते हैं रिवर्सिबल थॉट क्या है। इससे पहले इरिवर्सिबिलिटी थी, जो इससे पहले वाली स्टेज थी, रिवर्सिबल थिंकिंग या रिवर्सिबल थॉट, जो आप इसको कहना चाहें, है ना। रिवर्सिबल थिंकिंग, प्रतिवर्ती सोच, यानी जिस सोच को पलटा जा सके, तो दिमाग में वो पलट सकता है विचारों को। रिवर्सिबल थॉट में क्या है कि बच्चे को घर से स्कूल का रास्ता भी याद रहेगा और स्कूल से घर का भी। उससे पहले जब इरिवर्सिबिलिटी थी 2 से 7 वर्ष में, तो बच्चे को घर से स्कूल तो याद रहता है, वापस आने में वो खो जाता है। जैसे रिवर्स में काउंटिंग सुनाने में दिक्कत होगी, वैसे 1 से 100 तक सुना दोगे। वो इरिवर्सिबिलिटी थी जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में थी, 2 से 7 वर्ष में थी। ठीक है मंटू, मैं देखती हूँ उसको। अगर हम देखें यहाँ पे, तो रिवर्सिबल थिंकिंग यानी प्रतिवर्ती चिंतन की जब हम बात कर रहे हैं, तो प्रतिवर्ती चिंतन, इसको हम क्या कहते हैं कि यानी आप विचारों में पलट सकते हो कि पानी बर्फ बन सकता है और बर्फ पानी बन सकती है, ये अब वो सोच पाएगा, है ना, कि आइस कैन बी टर्न इनटू वाटर एंड वाटर कैन बी टर्न इनटू आइस। ये वाइस वर्सा पॉसिबल है, ये दोनों चीजें। तो आइस को यानी बर्फ को पानी बना सकते हैं। और ये आपको लग रहा होगा यार ये क्या बच्चों वाली बात है, जब पहली बार डिस्कवर किया होगा तब सोचो कैसा लगा होगा। तो आइस कैन बी टर्न इनटू वाटर एंड वाटर कैन बी टर्न इनटू आइस। तो ये वाटर यानी पानी में बदल सकता है, जल जिसको आप कह लीजिए, ठीक है ना। और ये आपका इसका ऑपोजिट आइस, ठीक है, आइस वाटर, वाटर आइस, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में यदि आपको हो रही हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। हाँ असीफा बहुत बढ़िया, वेलकम है जी, जिनका भी पहला क्लास है। तो रिवर्सिबल थिंकिंग की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ, रिवर्सिबल थिंकिंग की जब हम बात कर रहे हैं, यानी थॉट को रिवर्स किया जा सकता है ना। बर्फ पानी, पानी बर्फ, दोनों पॉसिबल हैं। आटे से रोटी और रोटी से वापस आटा बन सकता है, जब तक वो सिकी नहीं है रोटी। समझ पा रहे हो, ठीक है, हिंदी ही है जी। तो अगर हम बात करें मदर टंग की, कोई पूछ रहा था, अगर हम बात करें रिवर्सिबल थिंकिंग की, तो ये प्रतिवर्ती चिंतन है कि कोई भी फॉर्म जो है वापस आ सकती है। 2 इंटू 4 भी 8 होते हैं और 4 इंटू 2 भी 8 ही होगा, ये समझने लग जाएगा बच्चा। वो थॉट को रिवर्स करके देखने लग जाएगा, है ना। घर से स्कूल, स्कूल से घर जाने का रास्ता भी वापस वो इमेजिन कर पाएगा, तो रिवर्स कर पाएगा थॉट को अपने 7 से 11 वर्ष की उम्र में। इससे पहले वो इरिवर्सिबिलिटी बच्चे में थी। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ये एक गुण है जो आ जाता है उसके अंदर। आती है बात डिसेंट्रेशन की। क्या है डिसेंट्रेशन? डिसेंट्रेशन, सेंट्रेशन याद है आपको, एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट एट अ पर्टिकुलर थिंग, किसी एक चीज पे ध्यान लगाने की जो है क्षमता, जिसको हम कॉन्सेंट्रेशन या सेंट्रेशन कह रहे थे, उसका जस्ट ऑपोजिट है डिसेंट्रेशन। क्या है? जस्ट ऑपोजिट है डिसेंट्रेशन। डिसेंट्रेशन, डिसेंट्रेशन, डिसेंट्रेशन। अब ये क्या है? विकेंद्रीकरण कहते हैं इसको, विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रेशन। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ डिसेंट्रेशन की बात करते हैं जब हम, तो ये है कि आप किसी चीज को अलग अलग पहलुओं से देख सकते हैं। कैसे? जब आप ये पेन देख रहे हैं तो आप सिर्फ इसका कलर नहीं देख रहे हैं, अब आप इसकी शेप भी देख रहे हैं। अच्छा ये सिलेंड्रिकल शेप है, इस पर कुछ लिखा भी हुआ है ना, लिखे हुए का कलर अलग है। बहुत बड़े सानिया। तो ये क्या है कि आप विकेंद्रीकरण, यानी एक ही चीज सेंटर में नहीं है, आपका पूरा ध्यान एक ही चीज पे नहीं है, आप बाकी पहलुओं से भी देख पा रहे हैं चीज को। इसको डिसेंट्रेशन कहते हैं। कि जब ये बॉटल आपको दिखाई जाती है तो सिर्फ इस बॉटल का आपको ये नहीं दिखता कि एक ग्लास की बॉटल है, आप ये भी देखते हैं कि इसकी हाइट कितनी है ना, इसके ढक्कन की शेप क्या है, मेटल अलग है, अच्छा इसकी क्वांटिटी कितनी होगी। इसी बात पे ध्यान नहीं है कि बस ग्लास की बॉटल है, आप ये भी देख रहे हैं अच्छा कितनी क्वांटिटी होगी, 500 ml है, अच्छा ग्लास बॉटल है, मटेरियल क्या है, ग्लास बॉटल है ना, क्या है, ग्लास बॉटल है। और क्या क्या देख रहे हैं आप ये देख रहे हैं सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है ना, आप ब्रांड भी देख रहे हैं, व्हाटएवर। हर एक पहलू से किसी चीज को या मल्टीपल पहलुओं से देख पाना, वो है डिसेंट्रेशन। ठीक है,
किसी चीज के सिर्फ एक ही पहलू पे ध्यान ना देना, सभी पहलुओं पे ध्यान देना, ठीक है, या मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे ध्यान देना। कि ऐसा नहीं है कि अगर आप एक ट्रायंगल देख रहे हैं तो वो ट्रायंगल ही देख रहे हैं बस, है ना, कि बस वो ट्रायंगल ही आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप ये देख रहे हैं इसमें रंग कौन सा है ना, मल्टीपल एस्पेक्ट्स में किसी चीज को आप देख पाते हैं। इसी की वजह से एक धारणा आती है आपके अंदर। देखिए, जब डिसेंट्रेशन नहीं होता इसलिए ईगोसेंट्रिज्म होता है कुछ हद तक, कि वो बाकी पहलू नहीं देख पा रहा बच्चा, एक ही पक्ष पे उसका सारा ध्यान केंद्रित है ना। और अगर हम देखें, हाँ, इस पेन को आप क्लिप की तरह भी यूज कर सकते हैं, ये डिसेंट्रेशन है, सिर्फ पेन का एक ही यूज नहीं है, ठीक। तो जब ये डिसेंटर करने की क्षमता बच्चे में आ जाती है 7 से 11 वर्ष में, तो ईगोसेंट्रिज्म कम होने लगता है ना, ईगोसेंट्रिज्म क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो ये एक बात हुई। और इसकी वजह से एक और गुण आता है जिसको हम कहते हैं रिवर्सिबिलिटी, कंजर्वेशन का गुण। कंजर्वेशन क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस स्टेज का। कंजर्वेशन अचीव्ड, कंजर्वेशन क्या है, संरक्षण का गुण, संरक्षण का गुण, संरक्षण की क्षमता की उपलब्धि आ जाती है। संरक्षण क्या है, कंजर्वेशन जिसको हम कह रहे हैं, दिस इज कंजर्वेशन, कंजर्वेशन यानी संरक्षण। संरक्षण मतलब क्या हुआ इस बात का, कंजर्वेशन इज, आप ये समझते हैं कि शेप और साइज के बदलने पे, यानी आकार प्रकार में परिवर्तन पे, शेप और साइज के बदलने से, ये शेप और साइज में जो चेंज है, या चेंज इन शेप एंड साइज, यानी आकार प्रकार या आकार भार, जो भी आप कहना चाहें, आकार प्रकार में परिवर्तन होने से वॉल्यूम में चेंज नहीं होता। वॉल्यूम में चेंज नहीं होता। वॉल्यूम क्या होता है, घनत्व कहते हैं ना हम लोग हिंदी में। वॉल्यूम में चेंज नहीं होता, वॉल्यूम सेम ही रहेगा। वॉल्यूम चेंज नहीं होता, नहीं होता, बात सही है। शेप और साइज में चेंज, आकार प्रकार में परिवर्तन से, में बदलाव से वॉल्यूम या मात्रा में, मात्रा या घनत्व आप कह लीजिए, क्वांटिटी, शेप और साइज में चेंज होने से क्वांटिटी यानी मात्रा चेंज नहीं होती है। कौन से एग्जाम के क्वेश्चंस लगा रहे हो दीपक, फटाफट बताओ मुझे, फिर हो पाएगा, निकालेंगे उसका समाधान, क्यों टेंशन लेते हो, ठीक है। बताओ दीपक फटाफट से, ये कोड बचा है कि नहीं बचा है, एक्सपायर हो गया, मैं पता कराती हूँ टीम से, LL50 वाला, ठीक है ना। देखिएगा, तो चेंज नहीं होता, हाँ होता ही है ना, ऐसा ही। तो अगर हम देखें इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है कि मान लो मैं इस 500 ml पानी को एक मग में डाल दूं, एक लोटे में डाल दूं, एक बाल्टी में डाल दूं, एक ट्रक में डाल दूं, मतलब ट्रक में तो कोई सेंस नहीं बनाता, वो बिखर जाएगा, बट किसी भी बर्तन में या किसी भी शेप और साइज की चीज में डाल दूं, क्वांटिटी सेम ही रहेगी, मात्रा सेम रहेगी, शक्ल बदल जाएगी, यानी आकार प्रकार चेंज होने से वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। चेंज इन शेप एंड साइज डजंट मीन वॉल्यूम विल ऑल्सो चेंज, वॉल्यूम सेम रहेगा, चाहे आप इसको छोटे बर्तन में डालो, बड़े बर्तन में डालो। और ये प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, है ना, क्या है, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट हुए हैं। हाँ, एक मात्रा की हवा अगर किसी बलून में भरी गई है, अब वो उतनी ही मात्रा सेम ही रहेगी, चाहे आप उसको शेप कुछ भी दे दो, है ना। हाँ, उसमें कुछ कुछ इफ एंड बट्स हैं दुर्गा, वो आपको थोड़ा चेक करने पड़ेंगे। क्लास बीच में डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं अवॉइड कर रही हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, आप समझा कीजिए, बाद में हम बात कर लेंगे इस पे। हाँ, सीटेट होगा दिसंबर में, यश। मतलब चेंज इन शेप एंड साइज डजंट ब्रिंग चेंज इन क्वांटिटी और वॉल्यूम, मतलब मात्रा में चेंज नहीं होता, आकार प्रकार में चेंज होने से। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि अगर बच्चे में जो है कंजर्वेशन अचीव हो चुका है, संरक्षण का गुण आ चुका है, तो आप ये देखिएगा,
ये एक प्याजे का बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है जो हम बार बार पढ़ते हैं कि ये एक बच्चा है जो 2 से 7 वर्ष का है, ठीक, प्री ऑपरेशनल स्टेज में है। उसको मान लीजिए 2 ग्लास दिए गए सेम क्वांटिटी के, मान लीजिए 200 ml पानी है दोनों ग्लासेस में, सेम दिखते हैं, एक ही जैसे ग्लास हैं, ठीक है। अब एक ग्लास से, इनमें से एक ग्लास से जो दूसरा ग्लास था उसको पलटा गया एक पतली सी ट्यूब में जो लंबी दिखती है, लेकिन 200 ml ही पानी है, पलट दिया उसमें, पतले छोटे ग्लास से, छोटे और चौड़े ग्लास से एक पतली ट्यूब में पलट दिया गया। अब बच्चे को जब एक ये पतली ट्यूब वाला पानी दिखाया गया और एक ये छोटे वाला ग्लास दिखाया गया जो चौड़ा है बट छोटा है, जिसकी शेप अलग है, साइज अलग है। अब बच्चे से पूछा गया जो 2 से 7 वर्ष के बीच में है कि किस में पानी ज्यादा है, उसने कहा जिसकी हाइट ज्यादा है उसमें पानी ज्यादा है। इसका मतलब बच्चे का ध्यान कॉन्सेंट्रेटेड है, डिसेंटर नहीं कर पा रहा, वो सेंट्रेशन है, पूरी एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट एक ही चीज पे फोकस कर दिया, क्या, हाइट पे। बचपन में आपको भी लगता होगा कि जिस व्यक्ति की हाइट ज्यादा है वो एज में भी बड़ा होगा, कि बड़ा कौन है इन दोनों में, अरे जिसकी हाइट ज्यादा है ना। तो ये क्या है, ये आपका डिसेंट्रेशन नहीं कर पा रहा बच्चा। अभी यही बात अगर 7 से 11 वर्ष का बच्चा होगा, प्री ऑपरेशनल जो हम पढ़ रहे हैं जिस स्टेज को, उसमें कंजर्वेशन आ जाता है। ये लैक ऑफ कंजर्वेशन दिखाता है कि संरक्षण का गुण अचीव नहीं हुआ अभी बच्चे में। वहीं अगर जिस स्टेज की हम बात कर रहे हैं ना, ये बच्चा कहेगा जो 7 से 11 वर्ष में है कि दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, चाहे ये बड़ी ट्यूब में हो चाहे छोटी ट्यूब में, पानी तो बराबर ही है, वॉल्यूम थोड़ी चेंज होगा शेप साइज बदल देने से, पतले ग्लास में डाल देने से, पतले और लंबे ग्लास में डाल देने से, क्वांटिटी तो सेम ही है। उसका ध्यान सिर्फ हाइट पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, सेंट्रेशन, केंद्रीकरण नहीं हुआ कि एक ही एस्पेक्ट पे, एक ही कैरेक्टरिस्टिक पे, एक ही विशेषता पे फोकस्ड हो सारा ध्यान। उसका ध्यान क्या है, बटा हुआ है। वो बटा क्या हुआ, बेसिकली वो हर एक पहलू से देख पा रहा है कि भाई इसकी शेप अगर पतली है और इसकी शेप चौड़ी है तो पानी तो इसमें दिख रहा है कि पतले वाले में ज्यादा होगा हाइट की ज्यादा होने की वजह से, लेकिन क्वांटिटी वॉल्यूम तो सेम ही है। तो चाहे आप मुझे छोटे ग्लास में पानी दे दो, बड़े ग्लास में, तो छोटे बच्चों को आप देखोगे, 2 बहन भाई हैं या दोस्त हैं, अगर आप एक बच्चे को थोड़े से बड़े और पतले ग्लास में दे दो, आपको खुद लगता है आज तक जहां चाय मिलती है और एक पतले से ऐसे क्या कहते हैं उसको, कौन सा आकार कहते हैं, शंकु आकार बोलते हैं ना हिंदी में, वैसे सी शेप में मिलती है, मान लो जिन जगहों पे चाय आज भी ये वाली शेप में मिलती है, जो पतला सा ग्लास होता है नीचे से और ऐसा दिखता है, तो आपको लगता है ज्यादा है। यही आपको एक बेसिक कप में दे दें अगर, उसमें आपको लगे कि नहीं ये तो कम देता है चाय वाला, तो वो शेप और साइज के बदलने से जब आपको समझ आ जाए कि क्वांटिटी तो सेम ही है, मतलब इसका एक और उदाहरण है कि जो चॉकलेट है, मान 5 रुपए, आप अक्षरधाम गए कभी बचपन में, अब तो पता नहीं होता है नहीं, वहां एक मशीन लगी रहती है और भी जगहों पे होती है, जहां आप 10 रुपए का नोट अगर डालेंगे तो वो 10 रुपए का नोट आपको 2 5-5 के सिक्के दे देगा, या एक रुपए के 10 सिक्के मिल जाएंगे, वो मशीन आपको 1 रुपए के 10 कॉइन्स दे देगी। अब एक तरफ आपके हाथ में है 10 रुपए का नोट और एक तरफ है 10 सिक्के 1-1 रुपए के। बच्चे को ज्यादा कौन शेप वाला, बच्चे को ज्यादा कौन सा लगेगा कि 10 सिक्के मतलब ज्यादा हैं, एक 10 रुपए का नोट कम है। मुझे भी बचपन में बहुत मजा आता था ये करने में, जब भी मैं 2-4 बार गई हूँ अक्षरधाम बचपन में। अक्षरधाम मंदिर है दिल्ली में और भी गुजरात में भी है। तो अगर हम बात करते हैं तो वो उसको लगेगा 1-1 रुपए के 10 सिक्के ज्यादा हैं 10 रुपए के एक नोट से। जब बच्चे को ये समझ में आने लगे, आज की डेट में मुझे कोई सिक्के देता है, मैं कहती हूँ बाबूजी प्लीज ये सिक्के रख लीजिए, आप मुझे पैसे थोड़े से कम दे दीजिए 10-20 रुपए, लेकिन मुझे नोट दे दीजिए, मेरे बस का नहीं है संभाल के रखना कि वो बचते रहेंगे। और बचपन में सिक्के मतलब अमीरी। स्कूल में जब सिक्के लेके जाते थे वो अपने अपने से लगते थे वो सिक्के, नोट थोड़े लगते थे यार ये तो बड़े लोगों की चीजें हैं। मतलब डिसेंटर नहीं कर पा रहा बच्चा, उसको लगता है जो क्वांटिटी में ज्यादा है वो एक ही पहलू पे कॉन्सेंट्रेटेड है, एक ही चीज पे ध्यान सेंटर्ड है, विकेंद्रीकरण नहीं कर पा रहा, केंद्रित है एक ही चीज पे, क्या, नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या पे केंद्रित है, ये नहीं देख रहा अमाउंट तो सेम ही है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें यहां पे तो ये 7 से 11 वर्ष में इसी को कंजर्वेशन कहते हैं, कि आपको समझ में आ जाए कि क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी, मतलब मात्रा तो सेम ही रहेगी, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, बस शेप और साइज बदलने से क्या होता है। लेकिन 2 से 7 वर्ष में बच्चे को ये समझ नहीं आता, उसको लगता है चॉकलेट के पीस जिसको ज्यादा मिल रहे हैं उसको चॉकलेट ज्यादा मिल रही है, हो सकता है एक बड़ा पीस हो उसमें 5 पीस से ज्यादा हो, तो उसको लगता है नहीं मैं बड़े ग्लास में पीऊंगी। अब वो बड़ा ग्लास दिखने में हाइट उसकी ज्यादा होगी, वैसे बड़ा हो जरूरी नहीं है, मतलब बच्चा डिसेंटर नहीं कर पा रहा। तो लैक ऑफ डिसेंट्रेशन क्रिएट्स लैक ऑफ कंजर्वेशन। संरक्षण का गुण इसलिए नहीं आ पाता बच्चे में क्योंकि अभी वो डिसेंटर नहीं कर पा रहा, सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो 2 से 7 वर्ष में बच्चा
डिसेंट्रेशन नहीं कर पाता, सेंट्रेशन की इनेबिलिटी टू सेंटर है, एक तरह से इनेबिलिटी टू डिसेंटर है। हाँ एग्जैक्टली तो गुठली वाला हिस्सा आम में बड़ा लगता है तो गुठली वाले के लिए बच्चा लड़ सकता है, जबकि जो एक्चुअल का आम का पोर्शन है वो दूसरे पार्ट में ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो ये कहानी है। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में यदि है तो आप बता सकते हैं। तो अगर इस एक्सपेरिमेंट में कोई बच्चा ये कहता है कि पतले वाली ट्यूब में पानी ज्यादा है दूसरे में कम है, इसका मतलब समझ जाइए वो 2 से 7 वर्ष में है, अभी कंजर्वेशन नहीं आया है, लैक ऑफ कंजर्वेशन है, अभी डिसेंटर नहीं कर पा रहा है, सेंट्रेशन का की एक क्षमता है, केंद्रीकरण एक ही चीज पे ध्यान केंद्रित है, जो कि एक प्रॉब्लम ही है, अभी लॉजिक डेवलप नहीं हुआ है, प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा है। यदि इन दोनों में कहता है कि ये वाले ग्लास में पानी ज्यादा है, अगर दोनों को बराबर बताता है, समझ जाइए 7 से 11 वर्ष का बच्चा है, कंजर्वेशन आ गया है, संरक्षण की क्षमता आ चुकी है। बात सही है नहीं है? इसको और थोड़ा सा मैं आसान बना करके दिखाती हूँ, कई लोगों को इसमें भी दिक्कत हो रही होगी। देखिए सिंपल है, ये जो पतले वाली ट्यूब थी, पतले वाली ट्यूब थी, इसमें है अगर पानी या जूस वॉटेवर, और ये था आपका चौड़ा और छोटा ग्लास। ठीक, अगर ये बराबर दिखता है जिस बच्चे को कह रहा है जो कि आपने सामने तो 200 ml 200 ml पानी इसमें भी है, या 200 ml जूस इसमें भी है, और 200 ही इसमें भी है, बच्चा समझ गया यार दोनों में बराबर है, कोई भी दे दो। तो इसका मतलब वो बच्चा कौन सी एज में है? 7 से 11 वर्ष में है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है, कंजर्वेशन यानी संरक्षण की क्षमता प्याजे की बताई हुई उसमें आ चुकी है, संरक्षण की क्षमता उसके अंदर आ चुकी है, और डिसेंटर की क्षमता आ चुकी है। डिसेंट्रेशन के बिना संरक्षण नहीं हो पाएगा। डिसेंट्रेशन मतलब विकेंद्रीकरण, यानी अलग अलग केंद्र से चीजों को देख सकता है कि इसकी हाइट बेशक ज्यादा है लेकिन इसकी चौड़ाई ज्यादा है, तो ये विकेंद्रीकरण है। डिसेंट्रेशन यानी विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण। ठीक है, वहीं अगर आप देखते हैं इस चीज को, इधर क्या है ये, अगर बच्चा जो है वो कहेगा नहीं इन दोनों में, ये जो आपकी ट्यूब थी पतले वाली, ये फिर से बना के ही दिखाना पड़ेगा और दूसरा रास्ता दिख नहीं रहा है, ये जो पतले वाली ट्यूब है ये दोनों में बराबर नहीं है, चौड़े बर्तन में जो है कम है ना। अगर ये बराबर नहीं है इसका मतलब लैक ऑफ कंजर्वेशन, क्योंकि क्वांटिटी यदि सेम है तो फिर बराबर ना होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उसको लग रहा है शेप चेंज होने से जो है क्वांटिटी भी चेंज हो गई है, जो कि हुई नहीं है, तो ये लैक ऑफ कंजर्वेशन है, लैक ऑफ कंजर्वेशन है, यानी संरक्षण की कमी है। क्या है? संरक्षण की कमी है। इसको हम कहेंगे कि सेंट्रेशन है, यानी सेंटर्ड है बच्चे का थॉट एक ही एस्पेक्ट पे, ये कोई बहुत अच्छा गुण नहीं है, केंद्रीकरण है। कहने को इसको एबिलिटी टू फोकस ऑन वन थिंग कह देते हैं, बट वो कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। पहली बार तो समझ आया मैम, बहुत बढ़िया। इंडक्टिव डिडक्टिव अभी आपको मैंने उदाहरण के तौर पे समझा दिया, इंडक्टिव, फिर इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों समझा दूंगी। नेक्स्ट जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है उसमें उसकी चर्चा फिर से होगी। इतनी बात क्लियर हो गई हो तो मुझे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूं, नहीं हुई हो तो भी बताओ फटाक से। हाँ, विकेंद्रीकरण की क्षमता 2 से 7 में नहीं आती है, विकेंद्रीकरण डिसेंट्रेशन 7 से 11 में आएगा। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे फिर से जिनको कंफ्यूजन है, ये सेंट्रेशन डिसेंट्रेशन 7 से 11 में आएगा। ये 2 से 7 की है दिक्कत, कि वो समझ नहीं पा रहा कि दोनों में सेम नहीं है, वो कह रहा दोनों में सेम नहीं है, क्योंकि इसका मतलब बच्चा अभी प्री ऑपरेशनल स्टेज में है। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब इस बात को क्लियर है? नो डाउट दुर्गा कह रही है, मीनाक्षी यस क्लियर। निधि क्या पूछ रहे हो? ये वाला तो आ गया बहुत अच्छे से समझ में। आपसे इंडक्टिव का पूछ रहे हो, इंडक्टिव बताया ना श्री? इंडक्टिव मैंने अभी आपको थोड़ा बताया था, अगर आपने क्लास मिस नहीं की होगी तो अभी मैं बता दूंगी, और आपको जब नेक्स्ट में और एक्सप्लेन किया जाएगा उसको, इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों साथ में कंपैरिजन के तौर पर बताए जाएंगे, जैसे ये सेंट्रेशन और डिसेंट्रेशन बताया है तो और बेहतर समझ में आ जाएगा।
चलें आगे बढ़ें। चलें। नो मोर डाउट मैम। क्या आकांक्षा बताओ मुझे, वो पॉइंट बताओ। चलिए थोड़ा सा पॉइंट, थोड़ी सी बात है इसमें करने को। देखिए तो इतनी बात क्लियर है कि अगर बच्चे को लगता है कि ये दोनों शेप साइज चेंज होने के बावजूद भी बराबर हैं, इसका मतलब आपका बच्चा पहुंच गया 7 से 11 में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और अगर बच्चा कह रहा है नहीं नहीं ये दोनों बराबर नहीं है, ये वाला बड़ा है, इसका मतलब वो अभी 2 से 7 में ही है, क्योंकि वो डिसेंटर नहीं कर पा रहा है। सिंपल बात। आगे बढ़ते हैं, ये हम कर चुके हैं चर्चा। आते हैं नेक्स्ट स्टेज। कंजर्वेशन को आप इस तरह भी देख सकते हैं। कंजर्वेशन का एक उदाहरण ये भी है, कंजर्वेशन अचीव्ड, यानी ये जो संरक्षण का गुण है, संरक्षण का गुण बोले तो शेप और साइज के चेंज होने से, शेप और साइज में चेंज लाने से वॉल्यूम या क्वांटिटी में चेंज नहीं होता। वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, 200 ml जूस है तो 200 ml ही रहेगा, किसी भी बर्तन में डाल दो, किसी भी साइज का हो, किसी भी शेप का हो, क्वांटिटी में अंतर नहीं आता आकार प्रकार बदलने से। ठीक है जी, आकार प्रकार बदलने से क्वांटिटी में अंतर नहीं आता। स्कूल एज भी बोल देते हैं उसको, 6 से 11 वर्ष की अवस्था को। कराएंगे प्रिया, ले सकते हो आकृति, बट नॉट सो हेल्पफुल। अभी करेंगे उसको भी अपडेट। देखिएगा कंजर्वेशन की जब हम बात कर रहे हैं, यानी संरक्षण कहते हैं इसको। हाँ बहुत बढ़िया सीमा, बढ़ा देंगे। देखो ये देखो कंजर्वेशन, देखो एक बार कंजर्वेशन बोले तो संरक्षण, कंजर्वेशन यानी संरक्षण। क्या कहता है संरक्षण, क्या कहता था अमेरिका, बताइए क्या हो तुम। अब हम कहते हैं तू क्या है, समझ रहे हो। देश की एनर्जी तो यही सब करने में निकल जा रही है ना। कहाँ रोजगार, कितना रोजगार, कौन मांगे, यही सब चल रहा है बस। तो कंजर्वेशन में क्या है, मान लीजिए 5 बॉल्स हैं, 6 हैं बेसिकली, 6 लड्डू हैं अगर मैं कहूँ, 6 लड्डू हैं, और इन 6 को 3 और 3 6 ऐसे लाइन में लगा दिया जाता है, एक जगह इकट्ठे रखने की बजाय। अब जब आपको ये समझ में आ जाए कि दोनों बराबर ही हैं, चाहे आप इनको लाइन में लगाओ चाहे मत लगाओ, तो इसका मतलब कंजर्वेशन अचीव हो चुका है, अचीवमेंट अनलॉक्ड है, 7 से 11 में है बच्चा। लेकिन जिस बच्चे को ये लगे कि ये जब 6 ऐसे लगाए हैं तो ये ज्यादा हैं इससे, तो इसका मतलब बच्चा अभी 2 से 7 वर्ष में ही है, अगर उसको ये ज्यादा लगता है तो। ऑप्शन बी ज्यादा लगता है तो दान कर दीजिए टी शर्ट, प्रशंसा कह रही हैं। हाँ ये मुझे भी बहुत पसंद है, ये जो बच्चा है। हाँ एग्जैक्टली, दे देंगे आपको। और बताओ, ये तो अब इतनी मैंने पहन लिया, घिस दिया है इसको बिल्कुल। ये मेरे साथ है थोड़ा, जो कपड़े मुझे पसंद आते हैं, आपके साथ भी होगा शायद, या हम लोग जो थोड़े गांव से या थोड़े से लोअर मिडिल क्लास टाइप के लोग हैं, हाँ एक कपड़े से प्यार हो जाता है, मुझे तो बचपन से है। बहुत सारे कपड़े रखने के बावजूद एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैं आजकल ख़रीद लेती हूँ, अदरवाइज़ मेरी पर्सनल जो पर्सनैलिटी है, जो मैं हूँ एक्चुअल में, उस केस में आप मेरे को 3 टी शर्ट दे दो, मैं 3 ज़िंदगी भर पहन के निकाल दूँ, मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अब एक्सपेरिमेंट के तौर पे दोस्त बोलते रहते हैं कई बार तो, या चेंज के लिए फॉर अ चेंज आप ले लेते हो, अदरवाइज़ वही 2-4 कपड़े आपके फेवरेट होते हैं, वही रिपीट पे चलते रहते हैं। ड्राई क्लीन कराया, पहन लिया, सेम, खत्म। 7 से 11 में कंजर्वेशन आ जाता है श्री। तो अगर ये दोनों समझ आ गया है कि ये दोनों बराबर ही हैं, इसका मतलब कंजर्वेशन आ गया है, 7 से 11 में है बच्चा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो इसका मतलब 2 से 7 में है, अभी कंजर्वेशन की कमी है। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, अब ये सवाल आप सॉल्व कर लीजिए, फिर आज की क्लास की समाप्ति यहीं कर देंगे, इसके आगे की कहानी नेक्स्ट में समझेंगे। मैं थोड़ा आज डिटेल में एक पॉइंट को लेकर के चली गई थी। देखिएगा ये ज़्यादा लग रहा है, कोई कह रहा है मुझे, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स फाइन। मतलब दोनों में से कोई भी ज़्यादा लग रहा है तो गड़बड़ है आपके साथ, इसका मतलब कंजर्वेशन अचीव नहीं हुआ है, क्योंकि क्वांटिटी तो सेम ही है ना दोनों में। भाई कोई कहे कि एक बड़ी सी बॉल है और एक उससे लंबा सांप बना दिया, कोई कहे सांप ज़्यादा है, अरे बना तो उतनी ही क्वांटिटी से है, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिएगा, एज पर जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी डिस्टिंग्विशेस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग फ्रॉम प्री ऑपरेशनल थिंकिंग। यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी 7 से 11 वर्ष की स्टेज को, की थिंकिंग को
2 से 7 वर्ष की थिंकिंग से कौन सा एक ट्रेट है या कैरेक्टरिस्टिक है इन चारों में से जो पता लगेगा आपको कि इस वजह से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल वाले की थिंकिंग अलग होगी और प्री ऑपरेशनल वाले की अलग होगी। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? हाइपोथेटिकल रीजनिंग ये तो अभी हमने पढ़ी ही नहीं है, ये तो इसके बाद आएगी, 11+ ईयर्स में आएगी, ये तो आएगा ही नहीं ऑप्शन में। ऑब्जेक्ट परमानेंस तो सेंसरी मोटर स्टेज में है, जन्म से 2 वर्ष में। बात हो रही है प्री ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट की, तो ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन में। कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस यानी सेंसेस का समन्वय, अब ये भी यहाँ कोई बात नहीं हुई है ऐसी, सेंसरी मोटर में होती है। तो डिसेंटरिंग यानी विकेंद्रण जो है, यानी अलग अलग पहलुओं से किसी चीज को देख पाना। डिसेंटर कर पाओगे तो कंजर्वेशन आ जाएगा, डिसेंटर नहीं कर पाओगे तो कंजर्वेशन नहीं आएगा, लैक ऑफ कंजर्वेशन रहेगा। तो ये सेंट्रेशन है कि डिसेंट्रेशन है, ये थॉट से पता चल जाएगा बच्चा प्री ऑपरेशनल में है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में है। वो लंबे वाले ग्लास में उसको पानी ज्यादा लग रहा है या फिर दोनों में बराबर समझता है, मतलब बराबर समझता है मतलब डिसेंटर कर पा रहा है, विकेंद्रीकरण कर पा रहा है। विकेंद्रीकरण नहीं हो पा रहा तो वो 2 से 7 वर्ष में है। तो ये एक बड़ा गुण हो जाता है जिसकी वजह से कंजर्वेशन के अचीवमेंट में भी इसी को हम जिम्मेदार मानते हैं। बात सही है? चलिए, और कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को लेकर के यदि हो तो आप बता सकते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की भी हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हम अगली क्लास में करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस भी साथ साथ सॉल्व करेंगे। इसमें थोड़ी कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें हो जाती हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज आती है, ट्रांजिटिव रीजनिंग भी आती है इस स्टेज में। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पता नहीं क्यों नहीं लिखा हुआ है। ये जो आपका ये स्टेज है, क्या कहते हैं इसको, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इसमें ट्रांजिटिव रीजनिंग भी आती है। हाँ, है तो सही, ट्रांजिटिविटी लिखा हुआ है। ट्रांजिटिविटी को ट्रांजिटिविटी ही कहते हैं। प्लीज इसका हिंदी वर्जन मेरे से मत पूछेगा, आप चाहें तो स्वयं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि इसका हिंदी वर्जन एग्जैक्टली कुछ नहीं होता, वो अजीब सा कुछ तो निकाल के दे देंगे। ट्रांजिटिविटी या ट्रांजिटिव रीजनिंग के दो चीजों के बीच में रिलेशन समझने लगता है बच्चा कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, यानी यदि ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो सबसे बड़ा कौन हुआ? ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी बोथ, है ना। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ए, दैट मीन्स ए इज, ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी बोथ। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ए बड़ा है बी से भी और सी से भी। क्यों? क्योंकि अगर मैं कहूं कि यार मैं अपने भाई से हाइट में बड़ी हूं, जो कि मैं हूं नहीं, तो वो, और मेरा भाई मेरी सिस्टर से बड़ा है। फिर से सुनना, मैं लिख के बताती हूँ, चलो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा ये। मैं कहती हूं कि हिमांशी इज टॉलर देन शौर्य, जो मेरा भाई है। ठीक है, कोई भी आप अपने घर के भाई बहन दोस्त जिसका मन करे उसको लिख लो, नाम याद रखने वाली बात है। ठीक है, तो हिमांशी इज टॉलर देन शौर्य, कि हिमांशी यानी एच एस इज ग्रेटर देन एस एस, मतलब टॉलर देन एस एस, ग्रेटर देन एस एस। ये रिलेशन में समझना है चीजों को, कि ये जो रिलेशन है, ये जो रीजनिंग है, इसी को ट्रांजिटिव रीजनिंग कहते हैं, कि ए इज ग्रेटर देन बी, देन बी इज, और बी इज ग्रेटर देन सी, तो ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी बोथ, या टॉलर देन बी एंड सी बोथ। ठीक है, अब मैं कहती हूं शौर्या इज टॉलर देन, शौर्या इज टॉलर देन हमारी सिस्टर है बड़ी चेतना। ठीक है, बात सही है। इसको ऐसे कह सकते हैं, एस एस इज ग्रेटर देन सी एस। ठीक है भाई, हिमांशु सिंह इज ग्रेटर देन या टॉलर देन, ग्रेटर बोलना गलत होगा यहाँ पे, शौर्य सिंह। अब आपको ये बाय डिफॉल्ट नहीं समझ आ गया कि सबसे बड़ा कौन है इन तीनों में हाइट में? एज की बात नहीं चल रही है भाई, आपको अब खुद से समझ में आ जाएगा कि हिमांशी टॉलर थी शौर्य से, शौर्य टॉलर है चेतना से, तो ये बाय डिफॉल्ट है कि हिमांशी इज द टॉलेस्ट इन 3 ऑफ देम या अमंग 3 ऑफ देम। तो हिमांशी इज टॉलर देन शौर्य, शौर्य इज टॉलर देन चेतना। अब इसको ए बी सी भी कह सकते हो, ए इज टॉलर देन या ग्रेटर देन बी, और बी इज ऑलरेडी ग्रेटर देन सी, तो सबसे लंबा या टॉलर कौन हो गया? तो ए इज ग्रेटर देन बी सी बोथ। ठीक है ना, तो इसका सिंपल एक वो निकल के आ जाएगा कि एच एस जो है इज ग्रेटर देन इन दोनों से। ये जो रीजनिंग है, ये जो कॉमन सेंस है, इस रीजनिंग को हम ट्रांजिटिव रीजनिंग कहते हैं,
जो 7 से 11 वर्ष में आती है, कि रिलेशन में आप चीजों को समझ पाते हैं। जैसे आप रीजनिंग में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना कि सबसे बड़ी बहन ये है, फलाना है, ये है, तो आप अपने आप रीजनिंग ड्रॉ करके समझ जाते हैं कि इसके रिलेशन में ये चीज ऐसे होगी। तो ये क्या है, हाँ, ये अपने आप सिद्ध हो गया कि यदि मैं अपने भाई से बड़ी हूं और मेरा भाई मेरी बहन से बड़ा है, तो मैं अपनी बहन से अपने आप ही बड़ी हो गई, क्योंकि मेरा भाई तो मुझसे छोटा है। अब ये रीजनिंग जो है, ये तर्क डेवलप होता है, इसी को ट्रांजिटिव रीजनिंग कहते हैं। ये जो रिलेशन में चीजों को देख पाना है, ट्रांजिटिव रीजनिंग कहते हैं। ये 7 से 11 वर्ष में ही आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। ये लास्ट पॉइंट था इस स्टेज का। बस इतनी ही बात। नहीं, चेतना कहाँ टॉलर हुई भाई? अगर हिमांशी शौर्य से बड़ी और शौर्य चेतना से बड़ा ही है ना, तो उस केस में तो फिर जब शौर्य तो ऑलरेडी छोटा है हिमांशी के सामने, ऐसा है नहीं वैसे, ये दोनों मुझसे बड़े हैं, बट यहां तो सिंपल हो गया ना, ये रीजन बिल्ड करना बहुत आसान है। रिलेशन समझ पा रहे हो आप दो चीजों के बीच में, और फिर कंक्लूजन में पहुंच पा रहे हो, ये ट्रांजिटिव रीजनिंग है। ट्रांजिटिविटी भी इसको कह देते हैं। एक और गुण आता है क्लासिफिकेशन का इस स्टेज में, वर्गीकरण कहते हैं। बहुत ये छुट्टू सा ही है वर्गीकरण, एक सेकंड में बता ही देती हूँ आपको। ये वर्गीकरण, भाई कंजर्वेशन आ गया था, क्लासिफिकेशन इज सिंपल, क्लासिफिकेशन इज सिंपल, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन सिंपल है कि आपको कैटेगरी में बांटना आ जाए, वर्गीकरण आ जाए चीजों का, कि भाई स्क्वायर शेप को तो स्क्वायर को एक साथ रखना है, रेक्टेंगल को एक साथ रखना है, ट्रायंगल को एक साथ रखना है, कोई रोम्बस है तो उसको एक साथ रखना है। ठीक, तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, यानी विशेषताओं के आधार पे वर्गीकृत करना आ जाए आपको चीजों में, यानी आपको क्या आ जाए, कैटेगरी में बांटना आ जाए कि किचन में मसाले यहां रखे हुए हैं, ये हल्दी की जगह है, ये हरी मिर्च की जगह, या मिर्च की जगह है, लाल मिर्च की, ये नमक की जगह है। कैटेगराइज कर दिया सेम सिमिलैरिटीज या विशेषताओं के आधार पे, कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे। तो ये क्लासिफिकेशन है कि जब आप, या रंग के आधार पे आपको कोई कहे कि एक रंग के सारे जो भी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको अलग कर दो, तो आप देखेंगे जिनके अंदर व्हाइट है उनको आपने अलग कर दिया, एक को छोड़ दिया जिसमें कोई और पिंक कलर भरा हुआ है मान लीजिए। किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक, चाहे वो शेप हो, कलर हो, साइज हो, क्वांटिटी हो, कि अच्छा जिन जिन में पानी 200-200 ml है उनको एक साइड रखो, बाकी 250-250 को अलग रखो। किसी भी एक विशेषता के आधार पे चीजों को एक वर्गीकरण, एक वर्ग में बांटना, एक कैटेगरी में क्लासिफाई करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। कि भाई अगर घर में फ्रूट्स रखे हुए हैं, बिल्कुल आयुषी, आजकल जो है आम का सीजन है, तो एक आम को अलग रखो, आम में भी लंगड़े वाले को अलग रखो, ऐसे आते ना वेराइटीज, चौसा को अलग रखो, दशहरी को अलग रखो। ये क्या है, या जो सेमी राइप्ड हैं, कच्चे आम हैं, उनको अलग रखो। इसका मतलब ये कैटेगरीज क्लासिफाई करना आ गया बच्चे को अब, कि ये जो रेक्टेंगुलर शेप है इसको अलग रखना है ना, ये नोटबुक्स अलग रखी जाएंगी, किताबें अलग रखी जाएंगी, बुक्स अलग रखी जाएंगी, नोटबुक्स अलग रखी जाएंगी, ड्राइंग बुक अलग रखी जाएगी। कैटेगरी समझ में आ रही है अब उसको, ग्रीन कलर की चीजें अलग, रेड कलर की चीजें अलग। तो ये 7 से 11 में आ जाती है चीज भी। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए सीसीएस बोलती हूँ, कि आप इसको सीसीएस की तरह याद रख सकते हो, कि ये तीनों चीजें सीसीएस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में अचीव हो जाते हैं। सीसीएस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में स्टेज में अचीव हो जाते हैं ये 7 से 11। मतलब कंजर्वेशन का गुण आ जाता है, शॉर्ट ट्रिक है। कंजर्वेशन यानी संरक्षण, डिसेंट्रेशन की वजह से आता है, कि बच्चों को समझ में आ जाएगा क्वांटिटी और शेप और साइज चेंज होने से क्वांटिटी सेम रहती है। 200 ml पानी है, 200 रहेगा, चाहे ट्रक में डालो, बाल्टी में डालो, बॉटल में डालो, एक जैसे ग्लास में रखो, अलग में रखो, कंजर्वेशन, संरक्षण आ गया। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, क्लासिफिकेशन, यानी सिमिलैरिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे वर्गीकरण आ जाता है, जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया, रंग के आधार पे, शेप के आधार पे अलग अलग कैटेगरी में बांटना आ जाएगा। और सीरिएशन भी एक गुण होता है, जो मैं यहाँ लगे हाथ आपको बता ही देती हूँ। सीरिएशन होता है क्रमीकरण, क्रमीकरण। ये वाली पीडीएफ में पता नहीं क्यों मिस हो गए। सीरिएशन यानी क्रमीकरण, ये भी क्षमता इसी स्टेज में आ जाती है, यानी छोटे से बड़े की फॉर्मेट में लगाने की क्षमता और बड़े से छोटे के क्रम में लगाने की क्षमता। इसको हम कहते हैं, हाँ, इसको हम कहते हैं, अवधारणा बालवाड़ी में सिखाई जाती है। सिखाया तो कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं जाता। अब इसके अपवाद भी तो है ना थियोरी के। अभी हम प्याजे के अनुसार समझ रहे हैं चीजें, अपने अनुसार मत समझिए। ये तो प्याजे का क्रिटिसिज्म है, बहुत छोटे बच्चे बहुत सारी चीजें कर लेते हैं जो वो कह रहे हैं 7 से 11 में करेंगे, तो वो तो आलोचना में आएंगी वो बातें। अभी तो जैसा उन्होंने बताया वो भी तो पढ़ना पड़ेगा उनकी थियोरी के अनुसार। समझ पा रहे बात को या नहीं। सीरिएशन, ऐसे तो सीरिएशन आ जाता है बहुत पहले ही,
कि आरोही अवरोही क्रम में लगाना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना चीज़ों को आ जाता है आपको, सबसे बड़ा कौन फिर सबसे छोटा कौन, है ना, कि हाइट के आधार पे आप लगाते जाते हो, जैसे लाइन लगती है स्कूल में प्रेयर में, क्रमीकरण, इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना आ जाता है, ठीक है ना। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या आपको अगर है तो आप बता सकते हैं। तो CCS कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, आरोही अवरोही क्रम में लगाना बेसिकली सीरिएशन है। ये तीनों क्षमताएं 7 से 11 वर्ष में आ जाती हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। यूट्यूब पर अभी